नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मिर्च की फसल लगाई है, उनकी फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान मिर्च की फसल में इन कीट व्याधियों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए आपको मिलवाते हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के डॉक्टर JC गुप्ता से। किसान भाइयों, आप मिर्ची की बहुत अधिक फसल लेते हैं, पैदावार भी अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि मिर्च में हमारे फसल में कीट लग जाते हैं या रोग आ जाते हैं, जिनके कारण हमारी मिर्च की फसल को बहुत अधिक हानि होती है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल को कुछ कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण मिर्च के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाइयों, इसमें जो कीट आते हैं उनका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। इसके जो प्रमुख कीट हैं, इसमें जैसे तेला है, माहू है, सफ़ेद मक्खी है। इसके कारण हमारी जो मिर्च है उसमें जो छोटी पत्ती नाम का रोग हो जाता है, पड़ कुंचन नाम का रोग हो जाता है, जिससे हमारी फसल प्रभावित हो जाती है। उसमें फल नहीं आते, उसमें फूल नहीं आते, पौधा छोटा रह जाता है और मिर्ची का उत्पादन काफ़ी गिर जाता है। कोई जो है पौधे चुर्रा मुर्रा बीमारी से ग्रसित हैं, तो ऐसे पौधों का ये रस चूस करके स्वस्थ पौधों पर छोड़ देती हैं, जिसके कारण हमारे धीरे धीरे चुर्रा मुर्रा नाम का रोग जो है खेत में फैलने लगता है। और जो छोटी पत्ती वाला रोग है या पण कुंचन रोग है, इनके जब शुरुआत की अवस्था में ही ये आपको खेत में क्यारियों में दिखाई देने लगें, तो इसको उखाड़ करके और नष्ट करते जाएं, तो भी ये रोग आगे नहीं बढ़ेगा। किसान भाइयों, इसका सही जो उपचार करने के लिए जो दवा है वो डाइमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2-3 छिड़काव करें। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप भी होता है, जिनकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है। तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके अलावा किसान भाइयों, मिर्च की जो फसल है उसमें 2-3 प्रकार के रोग भी आ जाते हैं। इन रोगों में एक रोग जो श्याम वर्ण रोग है, यह रोग ऊपर से पत्तियों पर भूरे रंग से काले धब्बों से शुरुआत करता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है, या ऊपर की कलियों से या ऊपर की पत्ती से इसे सूखना प्रारंभ करते हैं पौधे, और नीचे की तरफ कभी कभी जो है हमारा पूरा पौधा सूख जाता है। इस रोग का नियंत्रण करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की जो दवा है, 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 500 लीटर पानी में जो है 1500 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2-3 बार छिड़काव कर देंगे, तो ये श्याम वर्ण नाम का जो रोग है वो आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी फसल इस रोग से सुरक्षित हो जाएगी, पैदावार भी अच्छी देगी। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें एक रोग और आता है, फल गलन रोग कहते हैं। फल गलन रोग में जो मिर्ची होती है, मिर्ची के ऊपर गुलाबी रंग के हल्के भूरे रंग के धब्बे प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे ये गोल गोल धब्बे आकार में बढ़ते हुए मिर्च का काफ़ी भाग घेर लेते हैं और हमारी मिर्च वहाँ से गल जाती है, खराब हो जाती है और रोग आगे काफ़ी फैल जाता है। इस तरह का लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो इसमें दवा की आवश्यकता है। इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा है उसका छिड़काव भी कर सकते हैं और मैनकोजेब दवा है उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा
प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करें। जो रोग है वो आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी फसल इस रोग से सुरक्षित हो जाएगी। एक इसमें फॉर्मोप्सिस ब्लाइट या एक फफूंस जनित गोल गोल चत्तेदार पत्ती पर धब्बे बनते हैं, ऐसा रोग आते हैं, मिर्च पर आता है। कभी कभी यह रोग फल पर दिखाई देता है, गोल गोल धारी नुमा गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं और ये भूरे चकत्ते गहरा रंग लेकर के काले हो जाते हैं और वहाँ से इस फल को गला देते हैं और फसल को काफ़ी हानि होती है। किसान भाइयों, इस प्रकार का अगर रोग आ रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतर से आप छिड़काव करें। रोग है ये जो है नहीं आएगा और आपकी फसल जो है इस रोग से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक लाभ होगा और आपकी फसल अधिक से अधिक पैदावार देगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। आती है और वजन भी कम होने लगता है तो सूकर पालक भाइयों, आप इस रोग के कारण और लक्षणों की पहचान कर एनीमिया रोग से बचाव और उपचार कैसे कराएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर विश्वजीत राय। बच्चे में सबसे बड़ा जो समस्या है वो है पिगलेट एनीमिया है। पिगलेट एनीमिया होने का बहुत सारे कारण है। उसका पहला एक कारण है सूकर का दूध में जो आयरन का मात्रा है वो कम होते हैं। इसके साथ साथ इसके बच्चे बहुत सारे होते हैं, 10 से 12 मान ली बच्चे हो गया तो वो डिवाइड हो जाता है, तो एक बच्चे को बहुत कम मात्रा में मिलता है। लेकिन उसका कोई भी बच्चा है उसको बढ़ने के लिए आयरन की मात्रा सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए, वो ज़रूरी है क्योंकि पीक में ऑलरेडी दूध में कम है, तो जिसके कारण एक बच्चे का जो मिलने का मात्रा है दूध से जो आयरन का मिलने का मात्रा है वो बहुत कम मिलता है। मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो पहले दूध पी लेता है, तो छोटे बच्चे को तो ऐसे दूध का मात्रा कम मिलता है, उसके साथ साथ उसमें आयरन का कमी है, उसके साथ साथ एक बच्चे में जो मिलता है वो बहुत कम है, तो जिसके कारण पिगलेट एनीमिया बहुत सारे बच्चों में होते हैं। सूकर के शावकों में एनीमिया रोग होने के कारण सूकर पालकों को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप इस रोग के लक्षणों की पहचान किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। पिगलेट एनीमिया का पहला जो लक्षण है वो बच्चे धीरे से चलता है, उसका चलने का जो है वो फुर्ती नहीं है उतना, वो मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, वो सुस्त हो जाता है, उसका स्किन में कभी कभी राफनेस मिल जाता है, दूसरे साथ है स्किन का कलर भी कभी कभी थोड़ा सा ब्लूइश कलर हो जाता है क्योंकि उसमें जो खून की कमी के कारण ये सब हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए जो उसके साथ वाले बच्चे जो माँ से जब बच्चे को अलग करते हैं उसका वेट लगभग 4 से 5 किलो हो जाता है, लेकिन इसका वेट लगभग 1 से 1.5 किलो तक ही रह जाता है और ये आगे जाके भी इसका ग्रोथ पूरे हैम्पर हो जाता है, ग्रोथ होता ही नहीं है। इसको आप बाद में जाके कुछ भी खिला दीजिए, कुछ जितना भी अच्छा डाइट दीजिए, फिर भी उसका ग्रोथ नहीं होता है। तो इसको खिलाने पिलाने में खर्च तो होता ही है, साथ ही में इससे आमदनी कम होता है। सूकर पालक भाइयों, सूकर के शावकों में एनीमिया रोग आए ही नहीं, इसके लिए आप गर्भित सूकरी और शावकों की देखरेख प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। पिगलेट एनीमिया तो बाद में होता है, लेकिन इसको रोकने के लिए जब माँ जब प्रेग्नेंट होता है, जो लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, उससे उसको ध्यान देना चाहिए। पहले तो उसको खाने का मात्रा संतुलित होना चाहिए, खाने में नमक, इसके साथ साथ मिनरल्स, ये सब सही मात्रा में होना चाहिए। उसके साथ साथ माँ को सफिशिएंट क्वांटिटी जितना उसको ज़रूरत है, एक मादा को लगभग 3 से 4 किलो का डाइट का ज़रूरत है वो मिलना चाहिए। तो मादा अगर स्वस्थ होगा तो उसका बच्चे भी स्वस्थ निकलेगा। पालने के सुविधा का हिसाब से लोगों ने आजकल उसको फर्श में पालने लगा है, सीमेंटेड फ्लोर में पालने लगा है, जिसके कारण क्या है जो मिट्टी से जो आयरन मिलता था वो मिलना बंद हो चुका है। तो नेचुरल सोर्स हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या आपको डाइट में बढ़ाना है, जो आप फीड जानवर को खिला रहे हैं उसमें आयरन का मात्रा बढ़ा देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर संभव हो तो दिन में कुछ घंटे के लिए उसको मिट्टी में चरने के लिए मादा को दे दे, जिससे उसको आयरन मिल जाएगा। अगर बच्चे हो जाता है 7 दिन के अंदर उसको 1 ml आयरन डेक्स्ट्रन का इंजेक्शन जरूर लगाए,
और जिससे आयरन का जो कमी है वो दूर हो जाएगा। हर बच्चे को लगाना चाहिए। उसके साथ जिस दिन लगाया उसके 7 दिन बाद फिर उसको रिपीट कर दीजिए। तो ये 2 इंजेक्शन से उसका भरपाई हो जाएगा। 15 दिन के बाद वो सुअर का बच्चे जो है दूध के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दाना भी खाने लगता है, तो दाना से भी उसको मिलने लगता है। तो क्रिप फीड है, बच्चों का ही रेशन है, जिससे प्रोटीन का मात्रा 22 से 24% लगभग रहता है और इसको खाने से बच्चे का ग्रोथ भी फास्ट होता है। दूध के साथ साथ ये जरूरी है। ये सब चीज़ अगर ध्यान रखेंगे तो इसमें बच्चे का मृत्यु का दर कम हो जाएगा। कोई पिगलेट एनीमिया में बच्चे का ग्रोथ कम होता है, वो दब जाता है, मर जाता है। तो इसके कारण बच्चे का एक तो ग्रोथ अच्छा होगा, दूसरे साथ साथ इसका मोर्टेलिटी भी कम होगा। तो आगे जाके आपको फायदा भी जरूर मिलेगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क पूर्ण संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अमरपुर, जिला हरदा के लालजी कुशवाहा ने। आपने टिड्डियों की समस्या से निजात पाने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो हो जाइए सावधान। टिड्डी दल होता है किसानों के लिए बेहद खतरनाक। इस दुश्मन का अगला पड़ाव हो सकता है आपका खेत। फसलों और पेड़ों को कुछ ही समय में कर देता है तबाह। राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि जितने भी राज्य हैं वहाँ पर हाल ही में जो है कि टिड्डियों का प्रकोप देखने को मिला है। अब इन टिड्डी दल का जो है कि रुख अब उत्तर प्रदेश में भी होने लगा है। दरअसल पाकिस्तान की ओर से भारत में घुसपैठ करने वाला टिड्डी दल इन दिनों राजस्थान से होते हुए देश के अन्य राज्यों में अपना आतंक मचा रहा है। पिछले दिनों राजस्थान से सटे हुए मध्य प्रदेश के कई जिलों में टिड्डी दल ने भारी तबाही मचाई है। दिन प्रतिदिन ये दायरा बढ़कर अन्य राज्यों में पहुंच रहा है। इसलिए किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि वो जो है कि सतर्क रहें, टिड्डी दल के प्रकोप से अपने खेतों के फसलों को बचाएं, क्योंकि अभी हमारे खेतों में जैसे कि उर्द हो गया है या मूंग हो गया है, सब्जियों की फसलें हैं या आम के बाग हैं या बहुत जगह अभी जो है कि धान की नर्सरी भी लग चुकी है। तो ये टिड्डी दल इन सभी के जो है कि पत्तियों को खा जाता है या जहां पर भी ये बैठता है वो सारे वनस्पतियों को नष्ट कर देता है, उन सबको जो है कि क्षति पहुंचाता है। आखिर ये टिड्डियां क्या होती है, चलिए हम आपको बताते हैं। टिड्डी कीटों के एक्रिडाइटी परिवार का कीट है। टिड्डी को चमकीला पीले भूरे रंग और पिछले लंबे पैरों से पहचाना जा सकता है। जब ये कीट अकेले होते हैं तो उतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जब इनका प्रकोप झुंडों में होता है तब इनका रवैया बेहद आक्रामक हो जाता है, जो कि फसलों और वृक्षों को एक बार में ही तबाह कर देता है। तो किसान भाइयों को ये बताया जाता है या सूचित किया जाता है कि इनके बचाव के लिए ये पहले से ही सतर्क रहें और व्यवस्था जो है कि अपना सुचारू रूप से जो है कि तैयार रखें, क्योंकि ये टिड्डी दल जो होते हैं वो सैकड़ों की संख्या में उड़ते हैं और उड़ने के बाद से जिस स्थान पे बैठते हैं वहाँ की सारी वनस्पतियों को, सारे पेड़ पौधों को ये लोग जो है कि कुछ ही घंटों में खा करके एकदम चट कर जाते हैं। ये 2 से 2.5 इंच तक लंबे होते हैं और इनकी खासियत ये रहती है कि ये दिन में उड़ान भरते हैं और सूर्यास्त के बाद से कहीं पर भी जाके ये लोग रुक जाते हैं। जैसे कि लगभग 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये खेतों में जो है कि उतरते हैं या कहीं पर अपन डेरा डालते हैं और रात भर जो है कि उस फसलों को खाते हैं और इसके बाद से सूर्य उदय के बाद से 8 से 9 बजे के बीच ये फिर से जो है कि उड़ान भरते हैं।
इसलिए ये जरूरी है कि किसान भाई लोग अगर इसका प्रबंधन करना है, अगर उन लोगों को, या इसका बचाव करना है, तो इसी दौरान ही यानी कि रात्रि के समय ही इसका जो है कि प्रबंधन करना है। इसके लिए किसान भाइयों को जितने भी ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, जैसे कि ढोल, नगाड़े, पटाखे या ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल करके इस तरह का जितने भी तेज ध्वनि जो है कि निकालते हैं, उन सब का प्रयोग करना है। इसके जो है कि ध्वनि सुनने के बाद से ये टिड्डी दल जो है कि वहां से भाग जाता है। साथ ही साथ अपने खेतों में किसान लोग आग भी जला सकते हैं या धुएं की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि ये टिड्डी दल जो है कि वहां पर उनके फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर 20 से 40 मिलीलीटर नीम से तैयार कीटनाशक को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से टिड्डी फसलों को नहीं खा पाते। खेतों के बीच गहरी खाइयां खोद दें, इससे कीट इन खाइयों में इकट्ठा होने लगते हैं। ऐसा होने पर खाइयों को मिट्टी से ढक दें। शाम के समय लकड़ी पर बल्ब या लाइट लगाकर उसके नीचे बड़ी सी नाद में पानी भरकर उसमें मिट्टी का तेल डाल दें, जिससे टिड्डियां लाइट की तरफ आते ही केरोसिन मिश्रित पानी में घिरकर मर जाएं। इसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि अगर टिड्डी दल का प्रबंधन अगर किया जाए रासायनिक विधि से, अगर इनको मार दिया जाए तो ये जो है कि अति उत्तम रहेगा या उचित रहेगा। टिड्डी ने जिस स्थान पर अपने अंडे दिए हों, वहां 25 किलोग्राम मेलाथियान क्विनालफॉस का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करें। टिड्डी दल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 100 किलोग्राम धान की भूसी को 0.5 किलोग्राम फेनिट्रोथियोन और 5 किलोग्राम गुड़ के साथ मिलाकर खेत में डाल दें। इसके जहर से टिड्डियां मर जाती है। टिड्डी दल के खेत की फसल पर बैठने पर उस पर 5% मेलाथियान या 1.5% क्विनालफॉस का भुरकाव करें। टिड्डी दल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20% या 1 लीटर दवा को 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करें। टिड्डी दल सवेरे 10 बजे के बाद ही अपना डेरा बदलता है, इसलिए छिड़काव सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे के बीच करें। फसल कट जाने के बाद खेत की गहरी जुताई करें, इससे इनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ सभी किसान भाइयों से ये जो है कि निवेदन है और जो है कि उनसे ये भी सूचना दी जाती है कि जैसे ही किसानों को अपने खेतों पे टिड्डी दल का आक्रमण या इनको कहीं दिखाई दे तो तुरंत अपने नज़दीकी कृषि जितने भी आपके विभाग हैं, तो कृषि विभाग के अधिकारियों को या फिर कृषि विज्ञान केंद्र के जितने वैज्ञानिक हैं, आप लोग इनको तुरंत जो है कि सूचित करें और संपर्क बनाए रखें। धन्यवाद। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम उमरी, जिला दमोह के सुरेश सिंह ने। आपने खेती बाड़ी की कार्यों में कोरोना से बचने के उपायों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और इन दिनों हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो किसान बंधु हैं, इनसे घबराए नहीं। भारत सरकार ने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश या जिसे गाइडलाइन कहेंगे जारी कर दिया। उसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं और जो भी कृषि कार्य है, जैसे बीज का बुआई हो या निकाई गुड़ाई हो या फसल की कटाई हो, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़रूर हम लोग जीतेंगे इस लड़ाई से और अच्छी खेती को हम लोग प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त खेत में खाद या फिर कीटनाशक के अलावा अगर बोरी आदि में कुछ आवश्यक सामग्री ले जा रहे हों तो उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। तो वहीं खेत पर कोई अनजान श्रमिक आ जाए तो फिर उसे खेत पर आने से रोकें ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। और जैसा कि किसान बंधु अब तक अवगत हो चुके हैं कि इस बीमारी में सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजिंग का बहुत ही महत्व है। वो जो भी उपकरण यूज कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अपने भी यूज करते हैं, दूसरे किसानों को भी देते हैं। तो ये अगर कोई किसान यूज करता है, उसको पहले सैनिटाइज कर ले, अपने को सैनिटाइज कर ले, उपकरण को सैनिटाइज कर दे, उसके बाद ही दूसरे किसान बंधुओं को दें। जो भी हमारे पशुधन, उनके लिए जो भी उपकरण यूज किया जा रहा है उसे भी जरूर वो सैनिटाइज कर लें। और जहाँ तक किसान बंधुओं के उत्पाद का बात है, आराम से बाज़ार ले जाके बेचें। कहीं भी किसी तरह का अगर दिक्कत हो रहा हो तो स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें ताकि उन्हें पास निर्गत किया जा सके। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आराम से सोशल
डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नज़दीक के बाज़ारों में उनको बेच सकते हैं। इसके अलावा अभी सन्निकट हमारा जो खरीफ का मौसम है, किसानों को मैं बता देना चाहूँगा कि खाद बीज दुकान या जो हमारा फर्टिलाइज़र का ट्रांसपोर्टिंग में कहीं भी किसी भी तरह का रोक नहीं है और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सभी दुकानों में फर्टिलाइज़र का बीजों का आवागमन होगा और वो वहाँ से क्रय करके हमारा जो आने वाला खरीफ मौसम है उसमें वो खेती कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।